गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी आसान जब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ होंगे अमित चौहान। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री लाइव क्लासेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। चैप्टर हमारा चल रहा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 2 लेक्चर उसमें हमने कवर अप कर लिए हैं इंट्रोडक्शन के तौर पर, और अभी तक हम पढ़ा चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ एलिमेंट्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टी अभी तक हम कवर अप करा चुके हैं? 2 प्रॉपर्टीज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हम आपको अभी तक कवर अप करा चुके हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है आपकी एटॉमिक साइज और दूसरी है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। प्रीवियस 2 लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि लेंथेनम के बाद जैसे ही हॉफनियम पे जाते हैं, क्योंकि वहां से सडनली एकदम 14 एलिमेंट्स ड्रॉप आउट हैं, तो एक सडन कॉन्ट्रैक्शन इन साइज देखने को मिलता है लेंथेनम के बाद, जिसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो 4D और 5D सीरीज होती है, इनके एलिमेंट्स का साइज सिमिलर हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी बारी रहेगी और बारी रहेगी मेटेलिक कैरेक्टर। यह हमारी तीसरी और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पढ़नी है। मेटेलिक कैरेक्टर आप सब लोग जानते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी। अब जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है वो उतना अच्छा मेटल होता है और उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना अच्छा होता है। 2 एलिमेंट्स हैं जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा वो उतना अच्छा मेटल होगा और उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। जानने की कोशिश करते हैं डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं इनका किस तरह का मेटेलिक कैरेक्टर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल लेके। एग्जांपल हमारा ये है, ये हमारे पास एक एलिमेंट है या एक एटम है जिसका साइज बड़ा है, यहां पर साइज बड़ा है। अगर एटम का साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है। दूर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, एटम बड़ा है, इलेक्ट्रॉन दूर है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये आसानी से निकल जाएगा। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है, लूजली बाउंड है, और एटम इसको आसानी से छोड़ सकता है। जबकि सेकंड वाले केस में आप देखेंगे एटम का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा। यानी कि एटम की इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी कम होगी। तो यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल नहीं पाएगा। तो आसानी से कहां पर निकल जाता है? जहां साइज बड़ा होता है वहां एटम की इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होती है और मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। जहां एटम का साइज छोटा होता है, एटॉमिक साइज छोटा होता है, वहां इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंड होता है, उस पे न्यूक्लियर पुल जो होता है वो ज्यादा होता है। साइज बड़ा, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन ज्यादा और मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। इसका मतलब साइज छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी कम होती जाएगी और मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। तो हम सारांश के तौर पर क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो भी कैरेक्टरिस्टिक डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम उठाते हैं उसको सबसे पहले कंपेयर करते हैं एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक से। आमंत्रित करते हैं फिर से एक बार कैमरामैन यश। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अब बारी है, ये हमारे पास, बेटा टाइट करो इसको पसंद है आपके सामने जब मैं इसको बोलूं। ये देखिए, ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज एस ब्लॉक का होता है, सबसे छोटा साइज पी ब्लॉक का होता है, और एटॉमिक साइज डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एस ब्लॉक से छोटा, पी ब्लॉक से बड़ा।
अभी अभी हमने आपको बताया एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। इनका साइज सबसे बड़ा होता है, एस ब्लॉक का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। डी ब्लॉक का साइज एस ब्लॉक से छोटा होता है। मेटेलिक कैरेक्टर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उनकी एस ब्लॉक के मेटल्स के मुकाबले कम होती है, जबकि इनसे बड़ा साइज होता है। पी ब्लॉक में जो मेटल्स होते हैं उनसे बड़ा साइज होता है डी ब्लॉक का, तो इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो पी ब्लॉक से ज्यादा होता है। थैंक यू यश। तो यहां पर हम कह सकते हैं सबसे पहले एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज के विषय में हम क्या कह सकते हैं भाई, एटॉमिक साइज एस ब्लॉक एलिमेंट्स का सबसे बड़ा होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का उससे छोटा होता है, और सबसे छोटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है। अब आप जानते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, तो यहां पर जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो एस ब्लॉक का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और सबसे कम होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। इस प्रकार आप आसानी से देख सकते हैं एस ब्लॉक सबसे ज्यादा मेटेलिक होते हैं या उनका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, उससे कम डी ब्लॉक का और उससे कम पी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है। आपसे क्वेश्चन आने लगे कि भाई कंपेयर द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ, यहां पर क्वेश्चन आया आप लोगों से कि कंपेयर मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ, राइट, दैट इज पोटेशियम। हमने लिया पोटेशियम वर्सेस स्कैंडियम, तो आप सीधा सीधा भैया ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्लियर है, और अगर हम स्कैंडियम की बात करते हैं ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, दिस इज डी ब्लॉक। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी हमने बताया एस ब्लॉक का साइज ज्यादा होता है, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो आपका पोटेशियम स्कैंडियम के मुकाबले ज्यादा मेटेलिक होगा, इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी स्कैंडियम से ज्यादा होगी। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्यारे बच्चों आपका अब जो आता है यहां पर, दैट इज बॉन्डिंग। अब हम चलेंगे बॉन्डिंग की तरफ, बॉन्डिंग इन मेटल्स, और ये हम एक जनरल बॉन्डिंग का डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स कम टू द बॉन्डिंग इन मेटल्स। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एक बार एस ब्लॉक का मेटल लूं, सोडियम, सोडियम जो सॉलिड होता है, ध्यान से समझिए, इट इज मेड अप ऑफ सोडियम गैसियस एटम्स। कोई भी सॉलिड छोटे छोटे एटम्स का मिलकर बना हुआ होता है, और ये जो एटम्स होते हैं ये इस तरीके से मेटल के अंदर आयोनाइज होते हैं, ऐसे आयोनाइज होते हैं। अब ये मेरे पास कोई मेटेलिक सॉलिड है, ये मेरे पास कोई मेटेलिक सॉलिड है, ये यहां पर सोडियम मेटल आयन है, सोडियम मेटल आयन है, ये सोडियम मेटल आयन है, ये इस एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये इस एटम का इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार हमने सॉलिड का एक छोटा सा हिस्सा लिया। मेटेलिक सॉलिड की बात करते हैं, मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर बड़े सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसके एटम्स होते हैं, लेकिन मेटल के अंदर जो मेटल एटम्स होते हैं वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ऑलराइट, अब ये हमारे पास कुछ मेटेलिक सॉलिड का दृश्य होता है, कुछ इस टाइप की बॉन्डिंग होती है मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर। कैसी बॉन्डिंग होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैटायंस को मेटल आयंस को बांध के रखते हैं, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हम पहले भी समझा चुके हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के बीच में होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है, इसे मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है। ऑलराइट ऑल ऑफ यू। इसी प्रकार अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में चलते हैं स्कैंडियम की तरफ। ये मेरे पास स्कैंडियम मेटल है,
मेटेलिक सॉलिड है, मेड अप ऑफ स्कैंडियम एटम्स। ये स्कैंडियम एटम्स हैं। अब ये जो स्कैंडियम के एटम्स हैं ये होंगे आयोनाइज्ड फॉर्म में। कैसे होंगे आयोनाइज्ड फॉर्म में? स्कैंडियम, और ये इस प्रकार यहां पर स्कैंडियम पॉजिटिव विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मान लो यहां पर ये रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। स्कैंडियम के अगर 2 एटम है तो ये स्कैंडियम का एक आयन हो गया, ये स्कैंडियम का एक आयन हो गया, ये स्कैंडियम का दूसरा आयन हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। ये रहा मेटेलिक बॉन्ड। मेरे प्यारे बच्चों, मेटेलिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ मेटल एटम्स, और एटम्स होते हैं, मेटल के एटम्स होते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म में। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये मेटल आयंस हैं, और जो बॉन्ड इनको आपस में बांध के रखता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन्हें सॉलिड के अंदर बांध के रखता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मेटल आयंस के साथ, उसको मेटेलिक बॉन्ड के नाम से पहचाना जाता है। इस प्रकार आपने देखा ये एक स्कैंडियम एटम, ये एक स्कैंडियम एटम। मैं अभी अपनी बात केवल 2 एटम को लेकर एक्सप्लेन कर रहा हूं। सॉलिड के अंदर n एटम्स होते हैं, लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास करिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अब आप जानते हैं यहां आर्गन होता है, स्कैंडियम का नंबर 21 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, दैट इज आर्गन, और आर्गन के बाद होगा 4s2 एंड 3d1। जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है। इसको मैं आसान तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ये रहा स्कैंडियम का 3d, केवल लास्ट वाले शेल की दिखा हुआ। ये रहा स्कैंडियम का 3d, ऑलराइट, और ये रहा 4s2। सॉरी, स्कैंडियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 4s2 3d1 ऐसे। अब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ये रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑलराइट ऑल ऑफ यू। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम आयन को, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, इन आयंस को आपस में बांध के रखते हैं, और उस फोर्स को कहा जाता है मेटेलिक बॉन्ड। इसी प्रकार ये दूसरा स्कैंडियम आयन है हमारे पास, दूसरा स्कैंडियम आयन है। इस प्रकार की स्थिति यहां पर होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये 4s2, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन रहे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके रहे। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। इस प्रकार की बॉन्डिंग कुछ मेटल के अंदर पाई जाती है। एल्कली मेटल के अंदर देखते हैं, ये हमारे पास सोडियम का एक एटम रहा, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, मतलब लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p6 3s1। ये लास्ट के 2 शब्द शेल में ले रहा हूं। ऐसे ही सोडियम का यहां पर मैं लेता हूं 2p6 एंड 3s1। मेरे प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहां, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑलराइट। ये इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन को बांध के रखेगा, और इस फोर्स को कहा जाएगा मेटेलिक बॉन्ड। क्या कहा जाएगा? मेटेलिक बॉन्ड। अब गौर से सुनते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा लेंगे, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कवर अप कराएंगे, सुनते रहिएगा। और अगर मैं चाहूं तो इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये सोडियम का एक एटम रहा, कॉन्फ़िगरेशन रहा 2p6, 2p6 1
2 3 4 5 6। ये सोडियम का दूसरा एटम रहा, यहां पर रहे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ये इलेक्ट्रॉन ये रहा, सोडियम आयन रहा, ये सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, यहां पर ये रहा मेटेलिक बॉन्ड। मेरे प्यारे बच्चों, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में एक बेसिक डिफरेंस आप देखिए। बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थात बॉन्ड, नंबर 1, दोनों में मेटेलिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है। और मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को मेटल आयन से अर्थात कर्नल से बांध के रखता है, उसे मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट शुरू होता है। एल्कली मेटल्स में भी क्या होता है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, वो कर्नल्स को अर्थात मेटल आयंस को बांध के रखते हैं और इसको कहा जाता है मेटेलिक बॉन्ड। इसका मतलब यहां पर भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो केवल और केवल होता है मेटेलिक बॉन्ड। मतलब भैया दोनों के अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाया जाएगा। लेकिन चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका मतलब डी सबशेल कुछ ना कुछ खुरापात अभी और करेगा। क्या खुरापात डी ब्लॉक एलिमेंट्स करने वाले हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एल्कली मेटल्स के जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग के अंदर जाता है मेटेलिक सॉलिड के अंदर। जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन चला जाता है बॉन्डिंग के अंदर, अंदर के जो सबशेल होते हैं, अंदर के जो सबशेल हैं, ये 2p6 है, ये 2p6 है, ये आपके इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होते हैं। इसके अलावा मेटेलिक बॉन्ड के अलावा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं जाता है। 12th क्लास स्टूडेंट्स फोकस करें। अब अमित चौहान सर क्या कह रहे हैं? हमने कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई अंदर का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं जाता है, क्योंकि वहां पर बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड अप होते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरली ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे इस इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद, इस इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मेटेलिक बॉन्ड बनाने के बाद भी अगर आप डी की बात करते हो, ये 3d के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3d के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, डी सबशेल के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड बच जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? जैसे ही दो स्कैंडियम आयन पास पास आते हैं, दो स्कैंडियम आयन पास पास आते हैं, ये आपस में पेयरिंग शुरू कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जिसमें ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप क्यों करते हैं? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 11th क्लास में आपको समझाया जाता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होती है, जब वो पास पास आते हैं तो उनमें ओवरलैप होता है और ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से पहचाना जाता है। इसका मतलब भैया ये पॉइंट है, अब जो सर ने 15 मिनट कहा है उसका निचोड़ आ गया। क्या निचोड़ आ गया? यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि डी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 12th क्लास स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी सबशेल से किसी भी पॉइंट पे नजर ना हटे। यहां पर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके बाद कहानी खत्म, क्योंकि 2p6 है। जनरली एस ब्लॉक में जो अंदर के सबशेल होते हैं उनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होते हैं और मेटेलिक बॉन्ड के अतिरिक्त कोई किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं बनता है। जबकि अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाने के बाद, मेटेलिक बॉन्ड बनने के बाद भी डी सबशेल अंदर रहता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है?
मेटेलिक बॉन्ड बनता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ऑल राइट, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। जबकि अंदर वाला शेल कह लो या अंदर वाला सबशेल कह लो, जिसे आप डी सबशेल का नाम दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन आपस में जब ओवरलैप होते हैं, पेयरिंग जब उनकी होती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है, क्यों बनता है? डी में इलेक्ट्रॉन, यहां डी में इलेक्ट्रॉन, इनमें ओवरलैप होता है। सो डी डी ओवरलैप के कारण डी से डी में ओवरलैप होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसका मतलब हम प्यारे बच्चों क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं ये एस ब्लॉक की कहानी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस इज द स्टोरी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में केवल और केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर, एस ब्लॉक के मेटल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर केवल एक ही तरह का बॉन्ड पाया जाता है जिसे मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, और मेटेलिक बॉन्ड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनता है। जबकि डी ब्लॉक के अंदर अगर आप चलते हैं, डी ब्लॉक के अंदर आप चलते हैं, तो आपके मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में जाते ही हैं, जो मेटल आयंस को बांध के रखते हैं, जिनसे मेटेलिक बॉन्ड बनता है। साथ के साथ क्योंकि डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अंदर डी से डी में ओवरलैपिंग हो जाती है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसकी वजह से एक अतिरिक्त बॉन्ड भी देखने को मिलता है, जिसे कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से पहचाना जाता है। तो यहां पर आप अंडरलाइन कर लेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को। ये एक एक्स्ट्रा, दिस इज एन एक्स्ट्रा बॉन्ड दैट इज ऑब्जर्व्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड इज ऑब्जर्व्ड इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और वो एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। राइट? क्यों होता है कोवेलेंट बॉन्ड? कैसे बनता है? डी से डी में जब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें जो ओवरलैप होता है, उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड पाया जाता है, जिसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। मेरा पहला क्वेश्चन आप नोट करिए। पहला क्वेश्चन ये है, बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किस में होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में? तो शायद आपका आंसर ये रहेगा, सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डी ब्लॉक के मेटल्स में ज्यादा होता है, उनके मेटेलिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। कौन सा फोर्स होता है जो ज्यादा होता है? बताओ कौन सा फोर्स होता है वो जो ज्यादा होता है? ज्यादा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। एक अतिरिक्त बॉन्ड पाया जाता है इनके मेटेलिक सॉलिड में, जिसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? डी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, डी से डी में उन हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। पहला क्वेश्चन, बताओ जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है? आपसे मेरा सवाल है, बताइए पोटेशियम में ज्यादा है जो एल्कली मेटल है, या स्कैंडियम में ज्यादा है जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ज्यादा होता है। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताएं, नाउ यू टेल मी। सेकेंड क्वेश्चन, बात करते हैं, यहां पर हमने बात की स्कैंडियम की, बात करते हैं स्कैंडियम की, हमने बात की। भैया स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी, दैट इज 3d1। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, अपने आप पता लग जाएगा। 3d1 4s2, 4s2। टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, टाइटेनियम का नंबर 22 होता है, 22 होता है। ऑल राइट, आंसर आ जाएगा दैट इज 3d2 4s2, 4s2 3d2। मेरा सवाल अपने लाडलों से, फटाफट बताते रहना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप स्कैंडियम की जगह अगर टाइटेनियम ले लेते हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बशर्ते अगर आप टाइटेनियम ले लेते हो। अगर आपने टाइटेनियम लिया, तो टाइटेनियम में एक और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा,
एक और डी से डी में ओवरलैप होगा। तो आपके मेटेलिक बॉन्ड तो सेम रहेगा दोनों में, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, मेटेलिक बॉन्ड सेम रहेगा। लेकिन स्कैंडियम से ज्यादा डी ओवरलैप होगा, किसमें होगा? टाइटेनियम में। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम में होगी, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स या डी में इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम के ज्यादा है। मैं आपसे पूछता हूं, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, और नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चों, माय नेक्स्ट एग्जांपल इज, अब हम एग्जांपल लेते हैं वेनेडियम का। वेनेडियम का नंबर 23 होता है। 23 का मतलब, अब ये मेरे पास वेनेडियम है 4s2, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप टाइटेनियम की जगह अगर आप वेनेडियम ले लेते हो तो वेनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s2 3d3। डी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे। मेरा सवाल अपने लाडलों से, पहला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of force of attraction. Number one potassium, number 2 scandium, number 3 टाइटेनियम, नंबर 4 वेनेडियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर सीधा सा, ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें तो केवल और केवल एक ही फोर्स होगा जिसको मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है। ये तीनों के तीनों आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, और इनमें मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ तीनों में कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा। लेकिन स्कैंडियम के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वेनेडियम के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, डी से डी में ओवरलैप बढ़ते जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, राइट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा वेनेडियम में, उससे कम होगा टाइटेनियम में, और सबसे कम होगा, उससे कम स्कैंडियम में, और सबसे कम होगा आपका पोटेशियम में। अब मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रूशियल पार्ट अब आपका शुरू होता है, राइट। चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो एप्लीकेशन होती है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में 11th क्लास बड़ी क्रूशियल क्लास होती है। किसी सॉलिड के अंदर जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी सॉलिड के अंदर जितने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, सॉलिड है, ये उसके एटम्स हैं, उसमें जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उतना ही हार्ड होता है, उसमें हार्डनेस उतनी ही ज्यादा होती है। एक पॉइंट याद करेंगे, ये एटम्स हैं, ये सॉलिड के एटम्स हैं, इनमें जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सॉलिड उतना ही हार्ड होगा। ये बात हम आपको सॉलिड स्टेट में भी बता चुके हैं। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता है, ये मान लो मेरे पास कोई सॉलिड है, ये उसके एटम्स हैं, ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, ये उतना ही ज्यादा हार्ड होगा। और अगर मैं, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, अगर ऐसे सॉलिड को मैं हीट करता हूं और हीट करके तोड़ता हूं, अर्थात उसको अगर मैं मेल्ट करता हूं, उसके एटम्स को अलग अलग करता हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। ऐसा सॉलिड बहुत हाई हीटिंग के बाद जाके टूटता है,
यानी कि मेल्ट होता है। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा, हार्डनेस उतनी ज्यादा, ऐसा सॉलिड टूटता भी उतनी ज्यादा टेम्परेचर पे जाकर है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एंड लास्ट में ऐसे सॉलिड की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहां पर बहुत प्यारा सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। और वो एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन लर्न कर लेंगे भैया, क्वेश्चंस बनेंगे इस पे बोर्ड के बड़े सारे। क्या कहा हमने? हमने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस। जिस सॉलिड में जितने ज्यादा फोर्सेस होते हैं उसमें उतनी ज्यादा हार्डनेस होती है। चलो इसी बात पर चर्चा करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अब हम यहां पर करते हैं क्वेश्चंस आपसे। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। अब क्वेश्चनिंग पार्ट शुरू हो जाता है, अच्छे से फोकस करेंगे कुछ समय के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट क्वेश्चन है वाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉफ्ट, they are soft and transition elements are extremely hard। क्लियर है भैया? हमने कहा सीधा आंसर यहां से आएगा, निकल के सीधा आंसर यहां से आएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना बढ़ता जाएगा हार्डनेस उतनी बढ़ती जाएगी। प्रीवियसली हमने अपने लेक्चर में बताया एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें केवल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर केवल और केवल दैट इज मेटेलिक बॉन्ड होता है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको बताया मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड किसके कारण बनता है? डी से डी ओवरलैप के कारण बनता है, राइट? क्योंकि यहां पर एक अतिरिक्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स के कारण कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। और आप जानते हैं जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उतनी ज्यादा हार्डनेस है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, आंसर भी साथ के साथ लिखना है, आंसर भी साथ के साथ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट इज एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा कहिए कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? डी सबशेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मेरा आपसे क्वेश्चन आता है कि आपसे यही क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है सेकंड फॉर्म में, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स या व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स possess high melting point as compared to that is s block elements। तो बताओ भाई फटाफट, क्योंकि आप जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट भी किस पर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ज्यादा होते हैं, और जो अतिरिक्त फोर्स होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। किसके अंदर होते हैं? डी के अंदर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी वजह से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और आप जानते हैं मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर विल बी द हार्डनेस, मोर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का भी आंसर घूम के यही जाएगा, केवल और केवल यही आंसर आपका जाना है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इन अ रो, इन अ सीक्वेंस। अब हम चलते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं आपसे कहूं अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ हार्डनेस, इन ऑर्डर ऑफ हार्डनेस ओब्लिक मेल्टिंग पॉइंट। कौन कौन से मेटल्स हैं भैया? मेटल है स्कैंडियम, मेटल है आपके पास टाइटेनियम,
मेटल है आपके पास वेनेडियम, मेटल है क्रोमियम और मेटल है मैंगनीज। इन्हें बढ़ते हुए हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट के क्रम में लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ऑल राइट, इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3D1, इसमें है 3D2, इसमें है 3D3, इसमें है 3D5 और इसमें भी है 3D5। क्रोमियम एक्सेप्शनल होता है। यहां 4s2 3D1 4s2, यहां भी 3D2 4s2, ये 4s2 सब में होगा। यहां 4s1, यहां 4s2। भैया 4s में लगभग इलेक्ट्रॉन सब में बराबर हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड के बिहाफ पर तो आप आंसर दे नहीं सकते। मेटेलिक बॉन्ड के बिहाफ पर तो आंसर दे नहीं सकते। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। वैलेंस यहां पर आप क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में दो हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो सब में लगभग बराबर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद रेस्पेक्ट टू मेटेलिक बॉन्ड सब में बराबर है। अब अगर इनमें डिफरेंस आएगा तो वो डिफरेंस आएगा डी में इलेक्ट्रॉन्स के कारण। डी में इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन है तो एक यूनिट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा स्कैंडियम में। टाइटेनियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यूनिट कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ता जाएगा। वेनेडियम में आपने देखा अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 यूनिट कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे बढ़ता है जैसे जैसे डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जैसे जैसे डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ऑल राइट, अगर मैंगनीज की और क्रोमियम की बात करेंगे तो इनमें डी के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब आप देखेंगे अगर आप मैंगनीज और क्रोमियम की बात करते हैं, मैंगनीज और क्रोमियम की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर मेटेलिक बॉन्ड भी होगा और साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी होंगे। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, हार्डनेस बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ेंगे डी में, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ये ऑर्डर रहा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। लिखना कैसे है, जमा के लिखना है पूरा आंसर। इसी प्रकार नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इस प्रकार बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस शैली में बढ़ता जाएगा। आप जानते हो मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इज द हार्डनेस, मोर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। इसी प्रकार आपकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी और इसी सेम सीक्वेंस में आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो सेम आपका ऑर्डर हो जाएगा, सेम आपका ऑर्डर हो जाएगा। यहां पर एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, इसे आप स्क्रीनशॉट लें, फटाफट आप अच्छे से लर्न करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रोमियम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, उसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, यह हमारा ऑब्जेक्टिव है। चाहे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी, रिफ्रेशर, एमसीक्यूज, किसी भी लेवल का, तो वो मेरे बच्चे के रेंज में हो, मेरे बच्चे के डोमेन में हो। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बैक टू बैक 3 क्वेश्चंस। क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, दे आर हार्डेस्ट मेटल्स, हार्डेस्ट मेटल्स, या फर्स्ट सीरीज में इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। कारण बताओ, कारण बताओ भैया। क्रोमियम में 3D5, मैंगनीज में 3D5, आयरन में 3D4। आप जानते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे,
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो हार्डनेस बढ़ती जाएगी। यानी कि जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जितने ज्यादा बनेंगे, हार्डनेस उतनी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई जिंक, कैडमियम, मरकरी, नोट करते रहिएगा, क्वेश्चन नहीं है, लाजवाब क्वेश्चंस हैं, लाजवाब क्वेश्चंस हैं। ऑल राइट, अब कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। मेरे प्यारे बच्चों, हार्डनेस किसकी वजह से है? एल्कली और ट्रांजिशन एलिमेंट में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? हार्डनेस आई क्यों इनमें? हार्डनेस आई क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड तो दोनों में था, एल्कली मेटल में भी था, ट्रांजिशन मेटल में भी था, लेकिन हार्डनेस का कारण बना कोवेलेंट बॉन्ड। और मेरा सवाल आपसे है, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनते हैं? क्योंकि डी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ना हो तो क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा तो केवल और केवल मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। और एक्स्ट्रा हार्डनेस किसकी वजह से आती है? कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना तो हार्डनेस खत्म हो जाएगी, यानी कि मेटल सॉफ्ट हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक की। मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट्स, और सॉल्यूशन कैसे है? सॉल्यूशन है, अगर हम जिंक की बात करते हैं, अगर हम जिंक की बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट जिंक। अब हम चलते हैं जिंक की तरफ। जिंक का नंबर होता है दैट इज 30, जिंक का नंबर होता है 30। 30 का मतलब डी के अंदर होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएंगे, राइट, डी के अंदर जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां पर ये रहा डी, डी के अंदर टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी प्रकार यहां पर भी आप देखोगे डी के अंदर है, डी के अंदर है 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेटेलिक बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन डी में हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही नहीं है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है अनपेड इलेक्ट्रॉन या हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कारण बनता है। तो चाहे वो जिंक है, कैडमियम में 4d10, मरकरी में 5d10, कॉपर में 3d10, सिल्वर में 4d10, गोल्ड में 5d10। सबके डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड हेंस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो, इट इज नो, से नो, इट इज नो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, देयरफॉर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, देयरफॉर नो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। और नोट करके लिख लो, डी ब्लॉक के उन एलिमेंट्स में जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, उनमें हार्डनेस नहीं होगी, और इसीलिए ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। ये सॉफ्ट मेटल होंगे, हार्डनेस कम होगी, मतलब सॉफ्ट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, आशा करते हैं बहुत अच्छे से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा।
मेरे प्यारे बच्चों फटाफट इसको नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट साथ के साथ लें। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, और लास्ट टॉपिक है हमारा आज के लेक्चर का। हमने कहा तो ये था कि भाई आज लेक्चर शॉर्ट लेंगे, छोटा लेंगे, लेकिन क्या करें, भावनाओं में बह गए टॉपिक की, है बेटा। सर जो है वो भावनाओं में बह गए, मन लग गया, मेरे बच्चों ने पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट इतना लिया कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। देखिए लास्ट टॉपिक आता है आज का, भैया लिख लो ये क्वेश्चन, इसके आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच और ऊपर लिख देते हैं एटमाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमने लिखा हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जिस मेटेलिक सॉलिड के अंदर जितने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतनी ज्यादा होती है। 11th क्लास में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की डेफिनेशन आपको बता दी जाती है, अच्छे से बता दी जाती है। और क्या है डेफिनेशन? 1 मोल मेटेलिक सॉलिड को लीजिए और उसको उसके गैसियस एटम्स में ब्रेक करने के लिए 1 मोल मेटेलिक सॉलिड को लेना है और उसको ब्रेक करना है, उसके गैसियस एटम्स में। तो जो एनर्जी सॉलिड को देनी पड़ती है उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of metallic solid into gaseous atoms, मेटेलिक सॉलिड लेना है और उसको गैसेस एटम्स में ब्रेक करना है। तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों एल्कली मेटल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर केवल होता है मेटेलिक बॉन्ड। जबकि आज के लेक्चर का मुख्य तौर पर आपने देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इनमें मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड होता है डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण। आपसे एक साधारण सा सवाल, ये एक मेटेलिक सॉलिड है, ये उसके एटम्स हैं और इसके एटम्स के बीच में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके बीच में। आप बताओ इसको एटम्स में तोड़ना है, मतलब इसके एटम्स को अलग अलग करना है। तो एटम्स को अलग अलग करने का मतलब क्या है? एटम्स को अलग अलग करने का मतलब है बीच के फोर्सेस ब्रेक करना, राइट? ये मेटेलिक सॉलिड, ये उसके गैसियस एटम्स। तो जब एक सॉलिड को ब्रेक करना होता है गैसियस एटम में, तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहा जाता है। अब आप बताओ, जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी और उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। एंथैल्पी का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट लिखो, अमाउंट ऑफ हीट, उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतनी ज्यादा होगी। क्या कहा हमने? एक बार रिपीट करता हूं, मोर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मेटेलिक सॉलिड, अमाउंट ऑफ heat required to break the bond will be high and hence higher will be the enthalpy of atomization, right? अब एल्कली मेटल्स में केवल एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
इसीलिए इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होती है। सो देयरफॉर दे पोजेस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लेस, इनकी लेस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, जबकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। जिस मेटेलिक सॉलिड में जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतनी ज्यादा होती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज हाई। अब हाई क्यों है भैया? क्योंकि मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर विल बी द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसका मतलब सॉलिड को तोड़ने में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी का मतलब है ज्यादा होगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप खुद रिकॉर्ड करेंगे इमीडिएटली लेक्चर अब मैं फिनिश करने वाला हूं, इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन यही लिखना, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स possess high enthalpy of atomization, enthalpy of atomization। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अतिरिक्त जो होती है वो केवल और केवल अतिरिक्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होती है, और अतिरिक्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, वो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। तो कोवेलेंट बॉन्ड के कारण, लास्ट वर्ड्स, हार्डनेस ज्यादा है, कोवेलेंट बॉन्ड के कारण मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और कोवेलेंट बॉन्ड के ही कारण क्या, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बन रहा है? डी के कारण। चैप्टर का नाम क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी सबशेल हर कैरेक्टरिस्टिक में कुछ ना कुछ नया जोड़ देता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अलग कैरेक्टरिस्टिक, अलग पहचान बन जाती है। 12th क्लास स्टूडेंट्स, दे दनादन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत, राइट। और हां, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर भी अब होगा आसान, क्योंकि साथ हैं कैमरामैन यस के अमित चौहान। थैंक यू।